दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान और आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं जिसमें डॉक्टर सलीम खान साहब जो कि सीनियर कॉलम निगार हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो विश्वास जी हैं, आप कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति महाराष्ट्र के सचिव हैं। वीवर, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ये देश धीरे धीरे धार्मिक उन्माद की तरफ जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हुई, लेकिन ये रामनवमी पिछली बार की रामनवमी से अलग थी। इस बार दोनों ग्रुप में पत्थरबाजियां हुई, कुछ मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया गया, मस्जिद के बाहर हुड़दंगई हुई। लेकिन इन सब के बीच हमारा देश कहाँ जा रहा है, क्या फ्यूचर है हमारे देश का, इसी के बारे में हम बात करेंगे हमारे दोनों गेस्ट से। और ये दोनों ही गेस्ट हमारे मुंबई शहर से ताल्लुक रखते हैं। पहला सवाल मेरा डॉक्टर सलीम खान जी से। डॉक्टर सलीम खान जी, आप किस तरीके की जो अभी स्थिति जो बन रही है पूरे देश पे, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो रामनवमी इस बार हुई है, इसमें देश के कई प्रदेशों में रामनवमी के उत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई, मस्जिदों पर भगवा लहराया गया, मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, कुछ जगहों पर आग लगा दी गई। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो मामा हैं, जिनको लोग मामा बोलते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। तो किस तरीके की ये जो स्थिति बन रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? देखिए, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कुल 7 राज्यों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उनमें से ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर के इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, 1-2 को छोड़ के। तो मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ पर ये एक्सपेक्टेड था कि भई उत्तराखंड में जैसे कि नरसंहार की बातें हुई थी और उत्तर प्रदेश में आमतौर से ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि वहाँ चुनाव हो चुके हैं और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इसी तरह से गुजरात जहाँ पर इस साल चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक जहाँ पर के चुनाव होने वाले हैं, ये चारों राज्य ऐसे हैं कि जहाँ इस बार चुनाव होने वाले हैं। तो इन सभी जगहों पर जो है वो इस तरह की बातें देखने में, एक ख़ास पैटर्न देखने में आया पोलराइज़ेशन का। छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा हुआ, लेकिन ये कि वो फ़ौरन दब गया। झारखंड में भी थोड़ा बहुत हुआ, वो भी दब गया। कलकत्ता में हुआ, वो भी कोई ख़ास वो नहीं कर सका, इसलिए कि वहाँ की राज्य सरकारों ने जो है उसको बिहार में भी जो है वो सख्ती से निपटा। तो जिन जगहों पर राज्य सरकार चाहती है कि पोलराइज़ेशन हो और तो वहाँ पर ये हुआ है। राजस्थान में सरकार ने पहले मामले में करौली में तो कमज़ोरी दिखाई, लेकिन उसके बाद जो 2 मामलात हुए, ब्यावर में और दूसरी जगह पर, वहाँ पर इसको उसने हैंडल कर दिया और वो मामला भी दब गया। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसकी वजह से इन सारे राज्यों में पहले से माहौल बनाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरीके का छोटे-छोटे दंगे कराए जा रहे हैं ताकि वहाँ का जो वोटों का जो पोलराइज़ेशन है वो हो सके। विश्वास जी, आप कितना सहमत हैं सलीम खान जी की बात से? क्योंकि हम भी ज़्यादातर इसी इसी सोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जो चुनाव देखा उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर भी किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। 80 और 20 की बात हुई, बुलडोज़र की बात हुई, गर्मी निकाल देंगे, शिमला निकाल देंगे। सारे एग्जिट जो पोल थे, जो ज़मीनी लेवल के, वो ये बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आने वाली, क्योंकि वो विकास की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ 80 और 20 की बात थी, हिंदू-मुसलमान की बात थी, शमशान और कब्रिस्तान की बात थी। लेकिन इसी ध्रुवीकरण की वजह से, क्योंकि वहाँ पर योगी महाराज आ गए, तो क्या यही फ़ॉर्मूला दूसरे स्टेट पे अपनाया जा रहा है ताकि चुनाव का जो मुद्दा है वो विकास पर ना लड़ जा कर के हिंदू और मुसलमान पे लड़ा जा सके? बात यह है कि पिछले 6-7 साल में अगर आपने देखा होगा कि वो जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 365 दिन चुनावी मोड में ही है। इसलिए अभी जो डॉक्टर सलीम खान कह रहे थे कि वो सही है। जहाँ पर चुनाव है वहाँ पे वो किसी भी बात का एक जिसको कहते हैं कि बवाल मचा देना, मीडिया उनके हाथ में है। कुछ ऐसे संगठन है वो नहीं है तो पैदा कर देंगे, जो समाज में 2 ग्रुप बना देंगे, 3 ग्रुप बना देंगे, प्रोवोकेशंस करेंगे, गाली गलौज होगा, उसको उनके हाथ में जो गोदी मीडिया है उसके जरिए हवा देंगे। तो ये बातें हमने तो पिछले 6-7 साल में देखा है। अब यही अगर एजेंडा है तो है उनका एजेंडा, और वो तो
मतलब बात तो विकास की करेंगे, लेकिन काम डिवीजन का करेंगे, और वो डंके की चोट पर कर रहे हैं। इसलिए ये माहौल बहुत खतरनाक है। अब चुनाव जब आता है तो उसके पहले ये ऐसा माहौल बना देना, ये हमने बार बार देखा है। चुनाव चाहे कोई भी हो, वो चाहे जिला परिषद की हो या नगर पंचायत की हो या फिर स्टेट की हो या लोकसभा की हो, माहौल यही होता है। क्योंकि हमने देखा हैदराबाद की म्यूनिसिपैलिटी की इलेक्शन में भी यही माहौल था। और अभी अभी तो देखा हमने कि कर्नाटक में हिजाब का सवाल था। वैसे ये क्या सवाल है? हिजाब के सवाल में वैसे किसी को मालूम भी नहीं है। ये सर पे हम लोग भारत के किसी भी कोने में जाओ, कोई भी महिला सर पे कुछ ना कुछ ओढ़ती ही है। किसी का पर्दा होता है, किसी का हिजाब होता है, उम्र के हिसाब से। महाराष्ट्र में जाओ तो गांव खेड़े में इसको मराठी में पल्लू कहते हैं। साड़ी का पल्लू जो होता है वो ओढ़ के ही महिला चलती है। तो इसमें वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, तो ये तो, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया कर्नाटक में, वो भी लड़कियों के बारे में। अब कानून की व्यवस्था भी ऐसे है कि इसमें कहाँ लिखा है? बोलने वाले बोलेंगे इसका यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का रूल एक होता है, कानून बोलेगा हाँ यूनिफॉर्म एक रूल होता है। लेकिन किसी मजहब में कोई एक प्रैक्टिसेस होते हैं, चाहे वो आपके गीता में लिखा नहीं है, कुरान में लिखा नहीं है, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन सम प्रैक्टिसेस आर देयर। तो हर चीज का बवाल करना, जिसका कारण डिवीजन हो, जिसका कारण 2 या 3 ग्रुप पैदा हो, ताकि मेरे वोट्स मेरे पास आए और दूसरे के वोट्स कम हो जाए। यही एक तरीका जो सत्ता में है वो इस तरीके से ही काम करते हैं। बातें करते वक्त तो विकास की करेंगे, लेकिन विकास का असली एजेंडा पिछले 7 साल में तो अमल में आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आर्थिक विकास के नाम से जो कुछ हो रहा है, मेरी पहचान तो मैं मजदूर वर्ग का नेता हूँ, ये तो है ही, लेकिन मैं बैंक कर्मचारियों का नेता हूँ। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पिछले 7 साल में कि आज की देश की अर्थव्यवस्था ये विकास नहीं विनाश की ओर जा रहे हैं, और उसके ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। तो वो आर्थिक एजेंडे पे हम देश बहुत पीछे पड़ गए हैं। अब विकास का नाम लेते हुए देश तो पीछे जा रहा है, तो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, भारत पाकिस्तान का एजेंडा है, हिजाब वाला मामला है, या फिर कोई भी चीज़ हो, रामनवमी का दिन आ गया, तो अब हमने तो शिवाजी पार्क पे ये जो लाउड स्पीकर आप लगाते हो, तो हम भी लाउड स्पीकर लगा के, ये बात आने लगी है। तो ये जो बात है, ये माहौल बनाने की बात होती है। कभी हम सीधे बात करते हैं, कभी हमें भी किसी प्रॉक्सी को इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी तो बहुत है, इस धर्म में है, उस धर्म में है, इस्तेमाल करने के लिए बहुत लोग तैयार है खुद को। तो इसलिए ये जो माहौल बनाने की बात है, जैसे डॉक्टर सलीम खान ने सही कहा कि सम काइंड ऑफ ए पोलराइजेशन करने के लिए कोई भी चीज़ काफ़ी है। तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, हमने देखा, लेकिन इतना करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लोगों में हम देखेंगे एक 30% और 70%, ये 2 डिवीजन है। 70% में जो वोट है वो डिवाइडेड है, और 30% दे हैव जस्ट, जिसको कहते हैं 1000 से जीतने वाले, 1200 से जीतने वाले लोग 100 कैंडिडेट्स हैं। तो इसको कोई जीत नहीं बोलते। मतलब इतना बवाल करने के बाद, इतना पोलराइजेशन करने के बाद, इतना डिवीजन करने के बाद उनका जो कुछ एजेंडा है वो ठीक ढंग से हासिल नहीं हो रहा है। इसलिए अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश को बाहर में रखा है, लेकिन गुजरात हो, आपने जैसा कहा मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, यहाँ पे आग लगाने की कोशिश की है रामनवमी का एक दिन पकड़ के। और सामने है एक क्या बोलते हैं उसको, एक इलेक्शन है, 6 महीने के बाद हो, 1 साल के बाद हो। एक तरफ से वो कैंडिडेट को खरीदने भी जाएंगे, अपोजिशन को तोड़ने को भी जाएंगे, और फिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अपना अपना मुद्दा आगे ले जाएंगे। तो ये माहौल बनाने की एक तरीका है,
अंतिमतः 365 दिन ये इलेक्शन के मोड में जाने वाला केंद्र सरकार है, और जहां जहां उनकी सरकार है राज्यों में वही पे हो रहा है। जी अभी अगला सवाल मेरा सलीम साहब से है कि सलीम साहब, लेकिन एजेंडा तो पूरा होता हुआ दिख रहा है, वो विकास पर पूरा हमने 7 साल में देखा फोकस नहीं किया उन्होंने। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी ध्रुवीकरण की वजह से, क्योंकि वो जीत रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने देखा उत्तराखंड में और गोवा में और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास ना होने के बराबर था, फिर भी अगर वो जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जनता भी इसके लिए दोषी है? क्योंकि जनता भी वो महंगाई को ना देख करके, वोट ना दे करके, विकास को देख करके, वोट ना दे करके, गवर्नमेंट जॉब नौजवानों को नहीं मिल रही है। लेकिन जब जो पॉलिटिकल पार्टी का जो टारगेट है कि ध्रुवीकरण करके अगर हमें सत्ता मिलती है, तो वो ध्रुवीकरण कर रही है, सत्ता में आ रही है, इसके लिए जनता भी तो हमारी कहीं ना कहीं किसी हद तक वो भी तो जिम्मेदार है। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसा अभी बताया गया कि कोई जीत जो होती है उसको बहुत ज़्यादा हाइप करके दिखाया जाता है और इस तरह का इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि ये जो है वो अजय है, इनको हराया नहीं जा सकता। आप अगर 2019 के बाद होने वाले इलेक्शंस को देखें तो 2019 के बाद पहला इलेक्शन यूपी का नहीं हुआ है। 2019 के बाद पहला इलेक्शन जो है वो महाराष्ट्र का हुआ, जहाँ पर इनकी सत्ता थी, ये चली गई। हरियाणा का इसके साथ इलेक्शन हुआ, जहाँ पे वो अपने बल पे हुकूमत कर रहे थे, लेकिन उनको जेजेपी के साथ हुकूमत बनानी पड़ी। उसके बाद आप ये देखें कि झारखंड में हुआ, जहाँ उनका चीफ मिनिस्टर हार गया। इस तरह से आप ये देखेंगे कि बिहार में ये चाहते थे कि उनका अपना चीफ मिनिस्टर आए, लेकिन इनको जो है वो 75 सीट पे रुकना पड़ा, नंबर 2 पे आई है। पहला तो आरजेडी आई और नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ा बिना चाहे। तो ये बात नहीं है कि ये एजेंडा जो है वो कामयाबी हो रहा है। बंगाल में इतना जोर लगाया गया कि खुद मोदी जी जो है वो एक तरह के सीएम कैंडिडेट बन गए। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीएम कैंडिडेट के लेवल पे आके खड़ा हो गया। इसके बावजूद आपने देखा कि ममता ने अपनी पोजीशन पहले से अच्छी कर ली और इस बार भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें से 2 तो इनसिग्निफिकेंट है, गोवा और मणिपुर से कुछ नहीं होता। अब बाकी जो 3 बचे उसमें से पंजाब में बीजेपी का क्या हुआ? उसने कांग्रेस के एक बागी को अपने साथ लिया, इसके बावजूद जो है वो 3 से 2 पे चली आई। और लोगों ने अगर कांग्रेस को रिजेक्ट किया तो बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया, जिसने जो है वो बीजेपी को बुरी तरह से रोक दिया। यानी मोदी जी ने कहा था कि हम जान बचा के आए, सही बात यह कि बीजेपी तो जान बचा के भी नहीं आ सकी पंजाब। तो ये कहना कि ये एजेंडा कामयाब हो रहा है महज इसलिए कि यूपी में कामयाब हो गया या उत्तराखंड में कामयाब हो गया, मैं इसको सही नहीं समझता। और यूपी के बारे में भी जैसा कि अभी बताया कि 100 सीटों पर जो है वो बहुत कम मार्जिन से ये लोग जीते। और ये बात सब लोग जानते हैं कि मायावती ने अपने 10% वोट ट्रांसफर करा दिए। इसके बावजूद जो है वो 55 सीटें इनकी कम हो गई और अखिलेश की 77 सीटें ज़्यादा हो गई। तो ये बात ये है कि ये बात सही है कि योगी को सत्ता से नहीं हटाया जा सका यूपी में, जिसकी की बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है वो बुरी तरह हार गए। मुकाबला तो हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार सही। ये तो खेल है, हर बार आप जीतेंगे नहीं और हर बार आप हारेंगे। विश्वास जी, अगर हम इस बात पर अगर सहमत हो जाते हैं कि ध्रुवीकरण का मुद्दा कहीं पर सफल होता है, कहीं असफल हो जाता है, कहीं पर महंगाई और रोजगार और दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण तो धीरे धीरे हो रहा है। 7 सालों के अंदर हमने देखा है कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान में देश को बांटा जा रहा है, कभी दुपट्टे के नाम पे, अभी रिसेंटली पगड़ी के नाम पर, और सिख बच्चियों को जम्मू कश्मीर के अंदर उनको क्लास में आने से मना कर दिया गया। सिख जो छात्र जो जैंट्स हैं, मेल हैं, उनको बोला गया पगड़ी पहन के नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं खाई जो है वो अलग अलग धर्मों के नाम पर बनाई तो जा रही है। क्योंकि हम अक्सर देखते रहते हैं कि कभी किसी अगर जोमेटो वालों का नाम अगर उर्दू नाम वाला होता है तो लोग उसका पार्सल कैंसिल कर देते हैं, लोग उससे सामान नहीं लेते हैं। रिसेंट में हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम जो सब्जी वाले थे, फल वाले थे, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को तो बांटा जा रहा है। अब जिस तरीके से समाज को बांटा जा रहा है वो बहुत ही घातक आने वाले वक्त में हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस तरीके की पॉलिसी जो सत्ताधारी गवर्नमेंट खेल रही है, कहीं आने वाले वक्त में घातक बहुत ज्यादा ना हो जाए, और जो लोग समय समय पर बोलते रहते हैं कि हमारा देश राजनीति की तरफ जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे?
नहीं, मैंने पहले कहा कि ये पिछले 6-7 में हालात भारत देश के बहुत खराब हो रहे हैं, ये तो मैंने पहले ही कहा। और अभी वही एजेंडा बार बार जो सत्ता में है वो आगे चला रहे हैं। इसमें डिवीजन करना ये उनका जो एजेंडा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खाने पीने के नाम पर, छुआछूत, मुसलमान, हिंदू, भारत पाकिस्तान, ये डिवीजन के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी वो जो एक कश्मीर फाइल नाम की सिनेमा आई, तो वैसे तो उस मुद्दे को अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस वक्त का, उनके पूरे हाथ में था, गलतियां तो वहीं पर हुई। लेकिन अभी हिंदू पंडितों का सवाल जो उन्होंने ही खड़ा किया है, अब उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने वो बवाल तैयार किया, एक फिल्म तैयार की। सो प्रोपेगेंडा मटेरियल के लिए उनके पास जितने सारे मुद्दे पिछले 70 सालों में बनाए गए, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पीछे एक जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, तो वो थॉट प्रोसेस बेसिकली फैसिज्म की तरफ जाने वाला है। फैसिज्म डेमोक्रेसी को लेके ही पहले आगे जाता है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में ही एक डिवीजन पैदा करके लोगों में मेजॉरिटिज्म जो है, मतलब हम मेजॉरिटी में है, आप माइनॉरिटी में है, हमारी ताकत, हम बड़े हैं इसलिए रहेगी, आपको हमें सुनना पड़ेगा। ये जो बात है वो हर तरीके से हमारे दिमाग में डालने की कोशिश होती है और ये बहुत पहले से चलता आया है। तो इसलिए सत्ता 7 साल में आने के बाद इसको तेजी आ गई है। अब आज ही अगर आपने देखा होगा, हमको ये कहा जा रहा है कि हम 15 साल में अखंड भारत बनाएंगे। इसका मतलब जो अफगानिस्तान तालिबान ने लिया है वो भी भारत का था, जो इमरान अभी भागने जा रहा है तो वो पाकिस्तान भारत का ही था, हाँ बांग्लादेश के भारत, श्रीलंका भी भारत का ही था। तो क्या ये सब मिला के 15 साल में हम अखंड भारत बनाएंगे? इसका मतलब हमारा एग्रेशन बढ़ेगा। तो हमारा एग्रेशन बढ़ाने की आज रियली वास्तवता है। अगर ऐसा होता तो फिर गलवान तक चाइना की फोर्सेस क्यों आके रुकती? 370 कैंसिल होने के बाद अगर हम मुझे कहा गया है कि हम पीओके भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे, तो ये तो भारत के गृह मंत्री ने कहा, ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट के फोरम पर है। इसका एक रिजल्ट आ गया कि गलवान तक चाइना की फौजी आ गई, वो आके रुकी नहीं है, वो आगे ही आते रही है। तो ये हमारे कुछ गलत नीतियों का रिजल्ट है। तो हम तो कह रहे हैं कि अखंड भारत बनेंगे 15 साल, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन आज ही इस देश में नहीं, इस देश के चारों या सभी बॉर्डर्स पर एक अस्थिरता है। पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, श्रीलंका बॉर्डर हो, बर्मा बॉर्डर हो, भूटान बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, सभी जगह एक इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है। इसका कोई एनालिसिस करेगा? तो बात एक होती है, लेकिन इसका जो संदेश दुनिया भर जा रहा है, तो इसलिए हम देखते हैं कि भारत में जो कुछ हम निवेश करने वाले थे वो भी निकल गए रहे, वो भी भाग रहे, नया निवेश नहीं आ रहा है। इसलिए विकास की बात करते रहना ये उनका काम रह गया, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। और उनका जो कम्युनल एजेंडा है वही चलाते रहना, ये इनकी बात बन गई है। इसे आप सोचते हो कि हाँ इलेक्शन जीतने में वो कामयाब होते हैं, कुछ हद तक यस, डिवीजन करते रहो, इलेक्शन जीतते रहो, लेकिन देश का तो सत्यानाश हो रहा है। आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, देश का अर्थ मंत्री या रेटिंग एजेंसीज अपने जो एस्टिमेट्स थे जीडीपी के, वो हर 3 महीने में सामने आते हैं मीडिया में, नहीं उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि अगर 6 महीने पहले अगर वो 8.2 बोलते हैं या 8.9 बोलते हैं या 9%, आज वो 5.2 पर आ गए। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट 7% क्रॉस हो गया। आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखो 14% क्रॉस हो गया। तो विकास का एजेंडा आगे नहीं जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जा रही है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। और अभी तो हम बोलेंगे कि पहले कोरोना हो गया, अभी यूक्रेन हो गया। अभी यूक्रेन और रशिया वॉर थमने की कोई भी ये मतलब विजिबिलिटी नहीं है। तो फिर कम्युनल एजेंडा चलाते रहो, क्योंकि इलेक्शन तो बार बार आते ही रहते, कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। तो कम्युनल एजेंडा जो है, डिविजिव एजेंडा है, वो कंटिन्यूअसली सब जगह चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है
कि लोग डिवाइड हो रहे, नहीं, लोगों में एक दहशत पैदा करना, ये एजेंडा बहुत हद तक सफल हो रहा है, जिसमें अपोजिशन की जो यूनिटी होनी चाहिए उनके एजेंडे के खिलाफ उसमें बाधा आ रही है, क्योंकि अपोजिशन को भी हाउंड आउट किया जा रहा है एजेंसियों को उनके पीछे लगा के। तो अपोजिशन की यूनिटी इंडेक्स जो पहले बहुत अच्छी तरीके से हुआ करती थी, अब वो अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स नहीं है। फिर भी आप देखोगे, जैसे डॉक्टर सलीम खान ने कहा, जैसा अभी के इलेक्शन में, पिछले 1.5-2 साल के इलेक्शन में जहां भी जाओ, ऐसा नहीं कि इट इज द केक वॉक फॉर द रूलिंग पार्टी, नहीं, ये जो डिविजिव एजेंडा है उसको केक वॉक नहीं मिल रहा है, इसको रेजिस्ट हो रहा है। वो रेजिस्टेंस लोकल पार्टी कर रहे हैं, नेशनल पार्टी भी कर रहे हैं। और इसमें अगर वो यूनिटी इंडेक्स आता है, जैसे महाराष्ट्र में 3 पार्टी एक साथ आके सेंटर वाली पार्टी को बाहर रख सकने का जो एक मॉडल है, वो तो अनकंसीव्ड था, अनथिंकेबल था, लेकिन ये हुआ। एजेंडा क्या? नहीं, कम्युनल एजेंडा करने वाले लोग भारत के फॉरवर्ड लुकिंग महाराष्ट्र में नहीं रूलिंग कर पाएंगे, तो उनको अभी उनके पास नॉट इवन 22%, वेयर इसके अगेंस्ट जो है, कहने का मेरा मुद्दा, वो एजेंडा कुछ हद तक सक्सेस होगा। मैं मान के चलो, मैं जो बोल रहा हूँ 2024 तक ये अपोजिशन यूनिटी किसी भी हालत में लोग सीखते हैं और एक साथ आते हैं, एक साथ आने का एजेंडा बन रहा है, लोग तय कर रहे हैं कि हम कहाँ वोट करें। इसलिए कम्युनल एजेंडा पर एक लोकल सक्सेस मिल सकता है, नेशनल सक्सेस मिलने की कोई संभावना नहीं। और नेशनल सिक्योरिटी डेंजर में है तो इंटरनल यूनिटी ज्यादा बढ़ेगी, और तब ये जो फैसिज्म की तरफ जाने वाले लोग हैं ये नहीं जा पाएंगे 2024 तक। आज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपोजिशन इंडेक्स, यूनिटी का इंडेक्स बढ़ेगा। जी विश्वास जी, आपका बोलना ये है कि ये एक दहशत के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं कि दहशत का एजेंडा जितना तक फैलाया जा सके उसको फैलाया जा सके। सलीम खान साहब, मेरा सवाल भी आपको यही है कि जिस तरह विश्वास जी ने बोला कि ये दहशत के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों में दहशत फैलाया जा सके, और कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों की थी उसी राजनीति पे काम हो रहा है। सलीम खान साहब, इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी इस बात के ऊपर वॉच किए हुए हैं कि कहीं ना कहीं भारत जेनोसाइड की तरफ जा रहा है। ये जो खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम की, आपको भी क्या लगता है कि क्या वाकई में देश जेनोसाइड की तरफ जा रहा है? एक खास तबका जो जिसको इस देश में मुसलमान बोला जाता है, कि आने वाले वक्त में वाकई में जेनोसाइड यहाँ मुसलमानों का होगा? हालात देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये जो जेनोसाइड वाली कहानी है इसमें मेरा 1% भी विश्वास नहीं है। आप देखिए, जेनोसाइड की बात पहले यति ने कहा, आपने खाली जेनोसाइड सुना, उसकी पूरी डिटेल पढ़ी। वो ये बोलता है कि मेरे को 100 लोगों की जरूरत है, वो 100 लोग मिलकर 10 लाख लोगों को मार देंगे। अब पहली बात तो ये कि उसके पास 100 आदमी भी ऐसे नहीं है। वो उनके सामने मॉडल पेश करता है भिंडारन वाले का, और वो श्रीलंका के तमिल टाइगर के लीडर का, यानी उनके पास एक मॉडल भी नहीं है। अच्छा, 100 लोग मिलके 10 लाख लोगों को कैसा मारेंगे, ये भी मेरी किसी की समझ में नहीं आ सकता। और 10 लाख लोग अगर 20 करोड़ में से कम हो गए तो वो जेनोसाइड कैसे हो जाएगा, ये भी समझ में नहीं आ सकता। तो देखिए, असल में क्या है कि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है कि जिसको यूज करके लोगों को डराया जाता है और लोग डर जाते हैं। लेकिन आप खुद उनके हिसाब से देखें तो जेनोसाइड का तो कोई हिसाब किताब मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन इससे पहले वाली बात जो आपने सवाल किया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरे ख्याल में पोलराइजेशन का जो एजेंडा है वो अपनी पीक पे जाके नीचे आ रहा है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। यूपी में जो बीजेपी की सबसे बड़ी सक्सेस हुई थी वो मुजफ्फरनगर फसाद के बाद जो पोलराइजेशन हुआ मुसलमानों का और जाटों का, जो हमेशा साथ में था, उनमें कभी झगड़ा नहीं था। वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन ये हुआ कि एक मुजफ्फरनगर के फसाद ने उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी, और उसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को स्टेट इलेक्शन में भी मिला और दोनों नेशनल इलेक्शन में भी मिला, लोकसभा इलेक्शन में मिला। लेकिन आप ये देखें कि किसान मूवमेंट के बाद वो दीवार गिर गई। पहले टिकैत ने उस दीवार को गिराया, उसके बाद में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ में आने की वजह से वो दीवार गिरी।
और इस बार वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के जो बड़े बड़े कम्युनल सोम जैसे जो लीडर थे, जो बहुत ज्यादा हार्ड, वो जो है वो हार गए, नॉट ओनली वेस्टर्न में बल्कि इसमें भी। तो पहली बात तो ये कि ये एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात ये कि बीजेपी के बड़े बड़े जो हार्ड लाइन लीडर थे यूपी के वेस्ट में और ईस्ट में, उनका पर्सनली हारना वो भी ये बताता है कि दूसरे मुद्दों से, जैसे लाभार्थी के मुद्दे से बीजेपी को वोट मिला। बीजेपी ने भाई भूखे मर जाते लोग कोरोना में, तो हमने इनको खाना दिया। तो जो भारत की जनता है उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई जो भी हुआ, लेकिन कम से कम हम जिंदा तो रहे, इस वजह से इन्होंने वोट दिया। मेरे को ये नहीं लगता अगर पोलराइजेशन की वजह से जो है वो ये होता, तो इस तरह के हार्ड जो बीजेपी के लीडर्स हैं जो कम्युनल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और कम्युनलिज्म पे ही पूरा निर्भर करते हैं, वो ये इलेक्शन नहीं हारते। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कर्नाटक की एग्जांपल। कर्नाटक में आप ये देखें कि हिजाब का मुद्दा आया, उसके बाद उसको आगे बढ़ाए, और फिर जो है वो हलाल का मुद्दा आया, उसके बाद उसको और आगे बढ़ाए, और वो फल वालों को थोड़ा सा वो एक फल वाले के फल वल फेंक दिए, मंदिर में ड्राइवर नहीं आ सकता। लेकिन फिर वो लड़के का जो रोड रेज यानी सड़क के हादसे में जो एक लड़के को दूसरे लड़कों ने मार दिया, उसको भी कम्युनल रंग दे दिया कि वो उर्दू नहीं बोल रहा था इसलिए मार दिया। लेकिन अब वो पानी जो है वो गले से ऊपर हो जाए। चीफ मिनिस्टर बोम्बई दिल्ली जाते हैं और अमित शाह उनसे ये कहते हैं, ये बात सारे पेपर में छपी है कि भाई देखो इस तरह के मुद्दों से थोड़े वोट तो बढ़ जाते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो ये अमित शाह बोम्बई से कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, वरना इस तरह के हंगामों से इलेक्शन नहीं जीता जाएगा। दूसरी बात, येदियुरप्पा ने ये बात कही कि भाई देखो मुसलमानों को परेशान मत करो, वो भी इस देश के नागरिक है। उसके बाद एक और मिनिस्टर ने ये बात कही कि भाई जो लोगों ने अपनी चॉइस से यहाँ रहना पसंद किया है, उनको इस बात का हक है कि वो जो है वो अपने मजहब के मुताबिक चलें और अपने पसंद का कपड़ा पहने और अपनी पसंद का खाना खाएं। इसलिए इन सब चीज़ों का कोई इस तरह के झगड़ों की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप ये देखें कि जब एक चीज़ एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है, और ये चीज़ हमको यूपी में भी दिखाई दी, ये चीज़ हमको कर्नाटक में भी दिखाई दी, अभी दे रही। तो ये सोचना कि ये बढ़ ही रहा है और बढ़ते बढ़ते जो है वो एक जेनोसाइड बन जाएगा, मेरे ख्याल में ये कुछ एक्स्ट्रापोलेशन है, या बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये उनकी सक्सेस है कि वो इसी तरह से लोगों को डराना चाहते हैं कि अब जेनोसाइड कर देंगे। अब हम अगर डर गए, उनकी गलत बात को सही मान लिया, तो ये उनकी कामयाबी है। लेकिन अगर हमने उनकी गलत बात को गलत कह दिया तो ये उनकी नाकामी है। तो हमको ये तय करना है कि हम उनको कामयाब करेंगे या नाकाम करेंगे। जी डॉक्टर सलीम खान साहब, आपने बहुत सही बात कही। जो गब्बर सिंह बोल के गया था कि जो डर गया समझो मर गया, इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें मुकाबला करना है। विश्वास जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ, यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने हमेशा हिंदू भाइयों को बड़े भाई के तरीके से माना और हमेशा पीछे चलते रहे। राजनीति हो या किसी भी तरीके का जो भी भारत में जो भी फंक्शन होता था या जो भी समितियां बनी, जो भी कार्यक्रम होते थे, छोटे भाई बड़े भाई के तौर पर हमने 70 साल का सफर तय किया हुआ। आज जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों को डराना चाह रही है, आपको क्या लगता है कि बड़े भाई होने के नाते हिंदू भाइयों को भी सड़कों पर आना चाहिए, उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहिए मुस्लिम भाइयों की कि नहीं, आज भी हम भाई भाई हैं, हम आपके साथ में हैं, आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े रहें। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए या क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो मुसलमान भाई जो है वो दहशत में आ रहे हैं या वो डर रहे हैं? आज 14 अप्रैल है। आज इस देश का जो संविधान है उसको बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जन्मदिन है। अब ये जो संविधान है ये इस देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। इस संविधान के मुताबिक इस देश में हर व्यक्ति को अपना जो रिलीजन है, धर्म है, उसका पालन करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मतलब हर धर्म का रूल जो है वो तो है ही, लेकिन मैं एज ए गवर्नमेंट दूसरे किसी धर्म के आदमी को एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, उसका धर्म आचरण करने का हक नहीं छीन सकता।
तो इसलिए 47 से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित जितने भी कानून बने वो इक्वालिटी के थे। उसमें दुनिया में सबसे बेहतर चीज मतलब मेन एंड वुमेन, मर्द और औरत ये भी इक्वल वेतन लेंगे, उनके इक्वल राइट्स होंगे, वन वोट होगा। तो वोट की बात हो या नोट की बात हो या हक की बात हो, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी थी। और वो जो है कि हर नागरिक को वो अधिकार दिया है। और हमारे जो मुसलमान भाई है, जैन भाई है, या जो माइनॉरिटीज रिलीजन है, इनके भी राइट्स तो इसी संविधान में लिखे हैं। तो सवाल बड़ा भाई छोटा भाई का है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त इस देश के जो हालात है, जो पार्टीशन के बाद, सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर नागरिक का राइट, प्राइवेसी का राइट हो, रोजगार का राइट हो, धर्म का राइट हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो, राइट टू स्पीच हो या लिखना हो, ये हर बारे में संविधान हमारे हक को ठीक से देख रहा है। इस देश के संविधान में ये भी तो पक्का है ना कि सब सारे धर्म को अपना अपना आचरण तो करने दो, लेकिन दूसरे धर्म में दखल अंदाजी मत करो। इसलिए हम सब एक है, ये हम बोलते गए। और हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग भाई भाई। बड़ा और छोटा का सवाल कहाँ आ गया? बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल नहीं है। हमको मालूम है कि पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान है तो वहाँ पे वो मेजॉरिटी रिलीजन है, इस देश में हिंदू ज़्यादा है तो मेजॉरिटी है। लेकिन सवाल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं है। सवाल है इस देश में कानून का राज, संविधान का राज है, और इसके हिसाब से हम तो आज तक चलते आए हैं। इसीलिए यहाँ पे जेनोसाइड का तो एक, जिसको बोलते कि दहशत फैलाने की बात होती है, मेजॉरिटिज्म का जो हुक्म चलाने की बात जो है कि मेरे हाथ में डंडा है, हमारे बहुत सारे लोगों के हाथ में डंडा है, आप इस डंडे से डरो, ये कहना। लेकिन जब कानून की बात आती है तो ये डंडे की बात नहीं चलेगी। सारी जमहूरियत एक साथ के खड़ा होके बोलेंगे मुझे संविधान चाहिए, तो ये डंडे की बात नहीं चलेगी, मेजॉरिटिज्म तो नहीं चलेगा। तो संविधान ये हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, और ये धर्म कहता है हमें सर्व धर्म के साथ समभाव रख के ही बर्ताव करना पड़ेगा। तो इसलिए आज तक ये बात नहीं आई। हाँ, वॉर होता है, देश एक साथ खड़ा होता है, सारे धर्म के लोग एक साथ आते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ क्या यहाँ का मुस्लिम लड़ता नहीं है? हाँ, लड़ता है। इसीलिए तो अब्दुल हमीद का पहला परम शेख परमवीर चक्र जो है वो अब्दुल हमीद के नाम पर है, सबको मालूम है। क्या बांग्लादेश मुक्ति के वक्त वहाँ पे जो लड़े, तो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपनी भाषा के लिए लड़े, बंगाली भाषा के लिए लड़े। तो ये सारी बातों के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का संविधान ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इस संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि जब तक ये संविधान है तब तक ये मेजॉरिटिज्म की बात या दूसरे धर्म को कुचलने की बात नहीं चल पाएगी। इसलिए संविधान तोड़ने की बात, संविधान को सरकमवेंट करने की बात बहुत जोरों से चल रही है, और यही एग्जैक्टली हमारे देश के लिए डेंजरस चीज़ है। और मैं नहीं समझता इसमें वो सक्सेस पाएंगे। इसलिए मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज का जो जन्मदिन है, इस वक्त संविधान का धर्म, संविधान में जो लिखा है उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपोजिशन इंडेक्स संविधान के साथ में हो तो इस देश में खुशहाली रहेगी, सब लोग साथ में रहेंगे, कोई बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल नहीं है। और संविधान में लिखा है कि माइनॉरिटी के राइट्स क्या है। जैन धर्म एक माइनॉरिटी है, मुस्लिम धर्म एक माइनॉरिटी है, यहूदी लोग माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, इनके भी हक है। ये सारा संविधान का मामला है। इसलिए बाकी सब यूनिफॉर्म है, लेकिन माइनॉरिटी के हक होते हैं, ये हक देने पड़ेंगे। कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, इसलिए हम किसी मेहरबानी से नहीं जी रहे। इसलिए सर उठा के हम सबको जीना है, संविधान के संरक्षण के लिए हमारा भी संरक्षण करते हुए हम जीना है, ये मुझे कहना है। इसलिए बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल ही नहीं है। हम सब एक हक के बराबर है। देश हमारा है, धर्म हमारा अपनी है, वो हमारा घर, हम अपने घर धर्म अपने घर में भी करते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ बाहर भी करते हैं। वो हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं। तो कोई बखेड़ा होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रहे तो हम कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दहशत फैला के डिविजिव सोसाइटी में ये मेजॉरिटी चलाना, ये पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। कुछ दिन ये चलेगा,
लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जब 2024 आएगा तब ये नहीं चलेगा, ये मान के चलो। मेरी बात जो है वो जी ये विश्वास जी, लोग बहुत लोग खूबसूरत सड़ बात रहे कही हैं। आप। जी विश्वास जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और ये देश संविधान से चलेगा और संविधान हमारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सारे धर्मों के लिए, सारे मज़हब के लोगों के लिए बराबरी का अधिकार दिया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में सभी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, जिस तरीके से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर सलीम खान साहब से है। सलीम खान जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं न कहीं हम ये भी देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया में आजकल ये भी इस तरीके के पोस्ट वायरल हो रही हैं कि कोविड के टाइम पे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने अपने हिंदू भाइयों की काफ़ी मदद की थी। जब वो सड़कों पर पैदल जा रहे थे तो रास्ते में दवाइयाँ देना, खाना देना, पानी देना, उनको अपने घरों में रोकना। इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी। यहाँ तक कि गुजरात जैसे एरिये में जहाँ पर 2002 में बहुत भयानक दंगे हुए थे, वहाँ पर मुसलमानों ने खुद हिंदू भाइयों की शवों को आग लगाया। ऐसे शव भी थे जहाँ पर उनके रिश्तेदार नहीं आ रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया। काफ़ी अच्छी तस्वीर आ रही थी। आज उन्हीं तस्वीरों को लेकर के इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से आपने अपने हिंदू भाइयों की मदद की थी, लेकिन आज देखिए आप रामनवमी के नाम पर आपके घरों में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, आपकी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आपकी मस्जिदों में भगवे झंडे लहराए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे मुसलमानों में भी इस तरीके के कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि आपके अच्छा बनने से क्या होगा, आपने अच्छा बन के देखा, अभी आपके साथ ये हो रहा है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करता देखिए, ये बहुत ही संकीर्ण सोच है। जो लोग इस तरह की बात कहते हैं, रिएक्शन में आदमी कुछ भी कहता है, ये उसी तरह की बात है। देखिए, एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के दर्द को महसूस करता है, ये इंसानियत है। यानी कोई दूसरा जानवर जो है वो या पत्थर है या पेड़ है, वो दूसरे पेड़ को, एक पेड़ को काटो, बाजू वाले पेड़ को नहीं मालूम पड़ता। पत्थर गिर जाए वो पत्थर को नहीं मालूम है। जानवरों में भी थोड़ी बहुत हमदर्दी होती है, लेकिन इंसान का ये है कि वो जब भी किसी दूसरे इंसान को परेशान देखता है, तो उसके दिल में उसके लिए सहानुभूति पैदा होती है। तो मुसलमानों ने जो कुछ किया, वो तो एक इंसानी हमदर्दी का सवाल था। वो किसी पे कोई एहसान नहीं था। अगर वो नहीं करते तो गलत था। और उनका धर्म उनसे यही कहता है कि आपको ये करना चाहिए। और जो प्रेषित की तालीम है वो भी है कि जो लोग उनकी बात मानते थे, वो उनके साथ भी अच्छा सलूक करते थे। जो उनके खिलाफ थे, जो उनकी मुखालिफत करते थे, विरोध करते थे, उनके साथ भी उन्होंने अच्छा किया, उनका भी उन्होंने अच्छा मामला किया। तो हमारे लिए तो यही धर्म की तालीम भी है कि भाई, आप जब किसी के साथ हमदर्दी करें तो इस उम्मीद में नहीं करें कि वो क्या जवाब देगा। हम जो भी काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो अपने ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। और हमको उससे ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, वो ये नहीं करेगा तो हम ये नहीं करेंगे। हमको वो करना चाहिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई दूसरा आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं अदा करता, अपना कर्तव्य नहीं निभाता, इस वजह से हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने से रुक जाएँ, ये कोई समझदारी की बात नहीं। ये तो बहुत बड़ी नासमझी की बात है। तो इस तरह की पोस्ट को जो है वो दरअसल डिस्करेज करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये जो है वो कोई बात और इसको ये भी है कि इंसान किसके साथ क्या करता है और कौन उसके साथ क्या करता है, वो सेम नहीं रहता। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर सेम हो तब भी देखिए, किसी का कोई हक है, आपने उसको दिया, ये आपका पहचान है। और उसने आपका हक नहीं दिया, तो ये उसकी पहचान है। जैसे एक जोक मुझको याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े राइटर थे, उनका नाम कोई यूरोपियन राइटर। तो उन्होंने जो है वो शेक्सपियर का है शायद, कि वो किसी से ठोकर लग गई, किसी आदमी से टकरा गए वो। तो वो आदमी जो है उनको बुरा-भला बोलने लगा, तो बहुत कुछ उसने बुरा-भला बोला। जब चुप हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं शेक्सपियर हूँ। उसने कहा, अच्छा, अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले अपना इंट्रोडक्शन करा देते तो मैं आपसे ये शुरू नहीं करता। तो उन्होंने कहा, आप अपना इंट्रोडक्शन कराने में इतने व्यस्त थे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करने का मुझको मौका ही नहीं मिला। तो आप जब किसी के साथ कोई मामला करते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हो, और वो सामने वाला जब आपके साथ कोई मामला करता है तो वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है। तो वो मामला अच्छा होगा तो उसका इंट्रोडक्शन अच्छा है, वो मामला बुरा होगा तो उसका इंट्रोडक्शन बुरा है। इसी तरह से आपका जो है वो रवैया अच्छा होगा तो आपका जो है वो परिचय अच्छा है, और अगर आपका रवैया बुरा होगा तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम अपना क्या परिचय करा रहे हैं।
हम खुद क्या कर रहे हैं इसकी फिक्र हमको ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी फिक्र हमको कम होनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान साहब, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और एक मुसलमान को इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए, जिस तरीके से उनके मैसेंजर ने उनको बताया है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। ये परवाह ना करते हुए हमारे सारे काम अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए होने चाहिए। इसका रिएक्शन क्या आता है इसके ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया गेस्ट हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। व्यूअर्स आपको हमारी ये खूबसूरत डिस्कशन कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें और हमारे गेस्ट को अलविदा कहिए। किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।